बच्चों गुड मॉर्निंग। आज की इस क्लास में हम भूगोल में अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जानेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अक्षांश और देशांतर रेखाएं अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए हम देखते हैं इनके बारे में। देखिए, ग्लोब के ऊपर जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं उन्हें हम लैटिट्यूड या अक्षांश रेखाओं के नाम से जानते हैं। और ये जो लैटिट्यूड रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये ग्लोब के ऊपर काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये वास्तव में कोई लाइनें नहीं है पृथ्वी के ऊपर या ग्लोब के ऊपर, लेकिन भूगोलवेताओं ने केवल समझाने के दृष्टिकोण से या फिर पृथ्वी के विभिन्न स्थानों या प्रदेशों की स्थिति का निर्धारण करने के लिए इन लैटिट्यूड लाइन्स या अक्षांश रेखाओं की आवश्यकता को महसूस किया। तो आइए हम देखते हैं कि ये अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। देखिए, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा होती है वो 0 डिग्री रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से हम इसको जानते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में ये जो रेखा है ये बांटती है, इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा या 0 डिग्री रेखा, या हम इसको भूमध्य रेखा के साथ साथ विषुवत रेखा के नाम से भी हम इसको जान सकते हैं। देखिए, क्या होता है, इस भूमध्य रेखा के संदर्भ में हम पृथ्वी के केंद्र से समान एंगुलर डिस्टेंस के ऊपर जो लाइनें खींचते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, उन्हें हम अक्षांश रेखाओं के नाम से जानते हैं। ये 0 डिग्री से नॉर्थ या उत्तर की तरफ कुल 90 होती है, यानी कि ये 90 अंशों में विभाजित की गई है। यहां तक ये ऊपर इसमें है 90 डिग्री नॉर्थ पोल, और इसमें सेम उसी तरह से हम दक्षिण की तरफ चलते हैं तो यहाँ दक्षिण में ये 90 डिग्री साउथ पोल होता है यहाँ पर। अब देखिए क्या होता है, क्या आप ये प्रश्न आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं क्या इनकी लंबाई समान होती है? जी नहीं, इनकी लंबाई समान नहीं होती है, क्योंकि पृथ्वी का आकार जियोइड आकार में है, पृथ्वी आकार में है। इसलिए पृथ्वी ध्रुवों के ऊपर चपटी है और ये विषुवत रेखा के ऊपर उभार के रूप में फैली हुई है। इसलिए यहां पर हम जैसे विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो इनकी रेखाओं की लंबाई जो होती है वो कम होती जाती है। और दूसरा प्रश्न यह है विद्यार्थियों कि हम देखते हैं कि कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या इन अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या वैसे टोटल पूछी जाए तो 90 प्लस 90 बराबर 180। अब आपसे कोई क्वेश्चन चाहे आपसे किसी भी तरह से पूछे कि भाई अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, तो अक्षांश रेखाओं की देखो संख्या 0 से यहाँ 90 दक्षिण की तरफ और 0 से 90 दक्षिण। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो 90 डिग्री वाला जो अक्षांश है ये केवल एक अंश है, ये केवल एक कोण है, ये एक लाइन नहीं है। सेम उसी प्रकार से 90 डिग्री साउथ वाली जो अंश वाला है या अक्षांश है, ये 90 डिग्री साउथ वाला, ये भी केवल एक बिंदु है, ये कोई लाइन नहीं है। इसलिए इधर से हम 0 से उत्तर की ओर हम चलते हैं तो 89, और इधर हम 0 से साउथ की ओर चलते हैं तो 89 प्लस 89 होती है 178, यानी 178 प्लस एक ये 0 डिग्री वाली ये भी एक लाइन है। हम इसको एंगुलर में नहीं मानते हैं, भाई 0 डिग्री कोई कोण नहीं होता है। जैसे मैं आपको कहूं कि मेरे को 0 करोड़ रुपए दीजिए तो 0 करोड़ रुपए होते ही नहीं है, क्या देंगे आपको? देखिए ये 0, ये है 0 डिग्री जो रेखा है ये लाइन है, यानी ये रेखाओं में मानी जाएगी। इसलिए इसको हम प्लस 1 बराबर हो गई 179, यानी कि अक्षांश रेखाएं, अगर बात की जाए अक्षांश रेखाओं की तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या होती है 179, यानी 179। और अगर बात की जाए कुल अक्षांशों की
तो प्रिय विद्यार्थियों कुल अक्षांश जो होते हैं वो होते हैं 90 प्लस 90 प्लस 1। इस प्रकार से ये हो गया 90 प्लस 90, यानी कि ये अंशों में तो गिना जाएगा, अक्षांशों में गिना जाएगा, और एक ये 0 डिग्री वाला जो अक्षांश है ये हो गया, इसलिए कुल अक्षांश हो गए 181। 181 कुल अक्षांश ये हो गए। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से दोनों ही प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। कई बार क्या होता है कि हम जब एग्जाम देने जाते हैं तो वहां एग्जाम हॉल के अंदर ऐसी वहां पर घबराहट होती रहती है और क्वेश्चन बिल्कुल सरल सा और सिंपल सा पूछा जाता है और आप वहां पर इसकी जगह इसको आंसर कर देते हो और इसकी जगह इसको आंसर कर देते हो। यानी कि जब आपसे अक्षांश रेखाएं पूछी जाती हैं तो आप कुल अक्षांशों का मान बता देते हो, और जब कुल अक्षांशों का मान पूछा जाता है तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या वहां पर बता देते हो, और जब एग्जाम हॉल से बाहर आते हो तो विद्यार्थियों आपको फिर पछतावा होता है कि ये मैंने क्या कर दिया। अब देखिए ये हमने यहाँ पर देखा। अब इन अक्षांशों में ये जो अक्षांश रेखाएं हैं इनमें भी क्या होता है, जैसे ये यहाँ होती है ये 23.5 डिग्री एक उत्तर में जो रेखा है, और ये 23.5 डिग्री जो दक्षिण में रेखा है, ये इधर 66.5 डिग्री है और इधर ये भी 66.5 डिग्री है। अब इन अक्षांशों में कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं होती हैं, और आइए आज हम इन्हीं महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। देखो हमें गहराई से ज्यादा कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा इजी वे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अगर आपको इनके बारे में थोड़ा बहुत भी पता हो तो आप बिल्कुल आसानी से इनमें से पूछे गए प्रश्नों को बड़ी ही सरलता से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो देखो क्या होता है कि कई बार पूछ लिया जाता है कि 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसे हम क्या कहते हैं, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। सेम उसी प्रकार से 23.5 डिग्री दक्षिण वाली जो रेखा है इसे क्या कहते हैं, इसको हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं, और ये कर्क रेखा के नाम से हम इसको जानते हैं। ये हो गई कर्क रेखा और ये हो गई मकर रेखा। अब देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा ये दोनों रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र है ये एक अलग क्षेत्र बन रहा है, इसको हम इस प्रकार से डैश डैश करके दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो क्षेत्र है बीच वाला ये एक अलग क्षेत्र यहाँ पर आपको दिख रहा है,